एक गांव में लोकेश कहकर एक मैकेनिक रहता था। लोकेश को पांचू कहकर एक बेटा था। पांचू के माँ के बचपन में ही गुजर जाने की वजह से लोकेश ही उनका माँ और बाप बनकर उनका ध्यान रखता था। पांचू को पिता का मैकेनिक वाला काम बहुत पसंद था, इसलिए स्कूल नहीं हो तो उस समय में वो मैकेनिक का काम सीखता था। ऐसे करके वो मैकेनिक का काम अच्छे से सीख लिया। एक दिन लोकेश काम करते हुए अचानक दिल पकड़कर नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोकेश का इलाज करके ऐसा बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है। 1 महीने के अंदर अगर इनका ऑपरेशन नहीं किया तो ये नहीं बचेंगे। ऑपरेशन में करीब 5 लाख रुपए खर्च होंगे। तुम छोटे हो, क्या तुम इतने पैसे ला पाओगे? डॉक्टर अंकल, मैं कुछ तो भी करके पैसा लाता हूँ, आप मेरे पिता का ध्यान रखिएगा बस। पांचू मैकेनिक शॉप गया, पर कोई भी उन पर विश्वास नहीं किया कि उन गाड़ियों को पांचू रिपेयर कर सकता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। पांचू इसी चिंता में गांव से बाहर निकलता हुआ चला जाता है। इतने में उसके पैर के नीचे एक लकड़ी लगी। पांचू ने देखा तो उधर एक लकड़ी का दरवाजा था। उसने उसे पैरों से जोर से मारा और वो नीचे जमीन के अंडरग्राउंड गया। उसमें छोटा सा गांव था, छोटे छोटे लिलीपुट्स थे वहाँ। पांचू उसे देखकर हैरान हो गया। तब तक एक लिलीपुट बोले, कौन हो तुम? इतने बड़े राक्षस जैसे हो, हमको मारने आए हो क्या? मैं राक्षस नहीं हूँ अंकल, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं एक बड़े से समस्या में हूँ। कहकर जो हुआ सब कुछ उन्हें बता दिया। क्या तुम्हें मैकेनिक का काम आता है? तो हमारे पास हमारे दादाजी की बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तुम उन्हें रिपेयर कर दिए तो हम तुमको जितने चाहिए उतना सोना दे सकते हैं। कहकर पांचू को अंडरग्राउंड लेकर गया। वहाँ जंग लगी हुई गाड़ियाँ थी। उनको देखकर, इन्हें रिपेयर करना बहुत आसान है, इन सबको तो मैं 2 दिनों में रिपेयर कर देता हूँ। अगले दिन पांचू कुछ टूल्स और पेंट लेकर उन गाड़ियों को रिपेयर करके उनके ऊपर पेंट लगाया। शाबाश पांचू, तुम्हारा ये काम हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। वो देखो, उधर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, वो लेकर जाओ और तुम्हारे मुश्किलों को दूर करो। ऐसे कहकर वो लिलीपुट्स उनके देश चला जाता है, उन्हीं गाड़ियों में। तब पांचू वो सोना लेकर अपने पिता का इलाज करवाता है और उन्हें वो सारी बातें बताता है। काम जो भी हो, उन्हें अच्छे से सीखने से भविष्य में उनका बहुत काम आएगा। ऐसा कर कर तुमने साबित किया है बेटा। उसके बाद वो लोग बचे हुए सोने से एक अच्छा घर खरीद लेते हैं और पांचू अच्छे स्कूल में जाने लगता है। ऑटो रिक्शा कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में मेहता करके एक बहुत बड़ा कंक्रीट का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारे कंक्रीट मिक्सर लॉरी थे। वह बहुत ही खड़ूस और लालची इंसान था। वहां पर काम करने वालों को ठीक से वेतन भी नहीं देता था। सबसे झूठी वादे करके अपना काम कराता था। एक दिन रामदीन करके एक आदमी जो मेहता के पास काम करता था उसके पास आया। सर, आज मैं रिटायर होने वाला हूँ। आप जानते हैं ना, मैं 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसकी कदर करके मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता लूंगा। रामदीन, क्या बकवास बातें कर रहे हो? जिसके लिए तुमने काम किया उसका वेतन मैंने दे दिया है। फिर से ये सब क्या है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मेहता ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। घर आकर रामदीन को पता नहीं चला कि क्या करें। उसको उदास बैठे देखकर उसका बेटा शिवाजी ऐसा पूछा, अरे क्या हुआ पिताजी, आप बहुत नाराज दिख रहे हैं? बेटा, मैं रिटायरमेंट के वक्त मेरे मालिक मेहता से कुछ पैसे पूछे, लेकिन वह मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी मैं कैसे संभालूंगा। अरे पिताजी, आप दुखी मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। आप तो कंक्रीट मिक्सर की व्यापार को अच्छी तरह जानते हैं ना। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, उससे हम एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर को खरीदेंगे। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर को बनाने के लिए एक छोटा ऑटो कंक्रीट मिक्सर की बहुत डिमांड है आजकल। अगले ही दिन दोनों जाकर एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीद कर लेके आते हैं और शिवाजी पूरे गांव में उसका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट चिपका देता है और माइक पे पूरे गांव में घोषणा भी कर देता है, छोटे घरों के लिए बहुत ही कम दाम में ऑटो कंक्रीट मिक्सर, डायल
568 फॉर बुकिंग। अगले ही दिन से शिवाजी को ऑर्डर आने लगे। गांव के छोटे गलियों में भी ऑटो कंक्रीट मिक्सर आसानी से जाता था। इसीलिए सभी लोग जो छोटे घर बना रहे थे, सब लोग शिवाजी और रामदीन के ऑटो कंक्रीट मिक्सर को ही बुक करने लगे। देखते ही देखते दोनों बहुत सारे पैसे कमाने लगे। बेटा, तुमने बहुत अच्छा तरकीब सोचा है। क्यों ना हम अभी और ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीदें? हम कुछ आदमियों को भी नौकरी पे रख देंगे। क्या बोलता है? हाँ पापा, सही बोला आपने। उससे उनका भी रोजगार हो जाएगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हम कल ही जाकर 10 ऑटो खरीदेंगे। ये बात सुनकर मेहता के पास काम करने वाले सभी लोग उसके पास जाकर ऐसा बोले। अरे मेहता साहब, अभी रामदीन हमें वादा किया है कि एक ही साल में हमको एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर की मालिक बनाएगा। अब से हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर सारे लोग रामदीन के यहाँ काम के लिए आ जाते हैं। अभी उसके पास 20 ऑटो भी हैं और बहुत सारा पैसा भी। नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, 1 हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना। आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पे चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयां देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली। सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है, जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है। अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो। अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा। बस 1 रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रास्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। गहनों के चोर। शंकरलाल समरगंज में रहता था। वो बहुत ही समझदार इंसान था।
वहाँ के राजा उसकी बहुत तारीफ करते थे और उन्होंने शंकर लाल को अपने यहाँ सलाहकार नियुक्त कर रखा था। राजा के दरबार में कैसा भी मामला आए, शंकर लाल उसे चुटकियों में हल कर देता था और राजा उन्हें हमेशा इनाम में कुछ न कुछ देते रहते थे। ये देखकर बाकी दरबारी उससे चिढ़ते थे। अरे भाई राम गुलाम, राजा तो सब कुछ शंकर लाल को ही दे देते हैं, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। शंकर लाल जो कुछ भी राजा से मिलता घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। अरे भगवान, ये लो, देखो राजा ने आज कितना सुंदर हार दिया है इनाम में, लो इसे संभाल कर रख दो गहनों वाली पोटली में। जी अच्छा, मैं रख देती हूँ। और शंकर लाल की पत्नी सारे गहनों को एक पोटली में बांधकर बक्से में संभाल कर रख देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल समरगंज में बहुत महामारी फैली। महामारी ने पूरे राज्य को जकड़ लिया। सैकड़ों लोग मरने लगे और महामारी के डर के मारे लोग समरगंज छोड़कर जाने लगे। राजा ने अपने आप को राजमहल में कैद कर लिया। राजा ने राज दरबार की सारी कार्यवाहियां बंद कर दी। अगले दिन शंकर लाल की पत्नी अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर जाने लगती है और वो शंकर लाल से कहती है, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? भाग्यवान, मैं तो राज्य का कर्मचारी हूँ, मैं राज्य का सेवक हूँ। इधर गांव खाली होता देख कुछ चोर मौके का फायदा उठाते हैं और वो लोगों के घरों से सामान चोरी करने लगते हैं। रात को वो चोर शंकर लाल के घर चोरी करने पहुँचते हैं, लेकिन शंकर लाल पहले से ही सावधान था। शंकर लाल के मन में चोरों से बचने और उन्हें पकड़वाने का एक विचार आया। जैसे ही चोर उसकी खिड़की के पास आए, शंकर लाल जोर जोर से बोलने लगा, अरे बेटा, तुमने वो गहनों की पोटली कहाँ रखी है? पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैंने वो गहनों की पोटली पुराने खंडहर के बीचों बीच दबा के रखी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाबाश बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। चोर शंकर लाल की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। दादा, हम कल जाकर वहां से गहने चोरी कर लेंगे, चलो आज किसी दूसरे घर में चलते हैं। ऐसा कहकर चोर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शंकर लाल चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और राजा के सिपाहियों को लेकर पुराने खंडहर में छुप जाता है। रात होते ही जैसे ही चोर वहां चोरी करने आते हैं, राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चोरों के पकड़े जाने पर राजा शंकर लाल की तारीफ करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। भाई शंकर लाल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें समस्या का निदान करना आता है। आपका धन्यवाद महाराज,